Welcome all the students. Today we are going to start our next chapter, chapter number 8, controlling. Controlling, which is the fifth function of the management. We have already discussed 4 functions of management. They were planning, organizing, staffing and directing. And today we are taking controlling. Okay. One important thing that we should not consider it as the last function of management, because actually it brings back the management cycle back to the planning. ये क्या करता है? ये मैनेजमेंट साइकिल को प्लानिंग से जो प्लानिंग से स्टार्ट हुआ था उसे वापस प्लानिंग पे ही लाके खत्म करता है. यानी आफ्टर कंट्रोलिंग वी अगेन स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग. ओके, तो ये लास्ट फंक्शन नहीं है. ये मैनेजमेंट साइकिल को घुमा फिरा के वही प्लानिंग पे वापस लेकर आ जाता है. अभी जो कंट्रोलिंग है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. क्लियर है? Why it is very important? Because if a manager who wants to seek the planned result from his subordinates, he needs to exercise effective control over the activities of his subordinates. अगर आपको अपने सबॉर्डिनेट से रिजल्ट लेना है, अगर आपको अपने सबॉर्डिनेट से जो प्लान आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट है रखे हैं, जो प्लान रिजल्ट आपने रखे हैं वो निकालने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी सबॉर्डिनेट्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना पड़ेगा. ओके, और ये कंट्रोलिंग क्या करवाती है? इट एंश्योर दैट द एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म इन एक्सपेक्टेड मैनर to achieve the organization goal, and it also ensure that all the resources of the organization are effectively utilized for the achievement of predetermined goals. आपको भी अश्योरेंस मिल जाती है इस बात की कि आपकी जो जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो गोल्स को अचीव करने के लिए वो एज पर प्लान, जो आपने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग की जा रही है. साथ ही साथ में आपके रिसोर्सेज है उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉर अचीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. क्लियर है? इसलिए जो कंट्रोलिंग है, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, और अभी मैंने आपको बताया कि it focus on the achievement of the goals, so it is a goal oriented process. Clear है? Next thing है, अगर आप in our daily life में देखें तो it is required at every place, whether it is school हो, hospital हो, या आप आर्मी में चले जाएंगे. ओके, या आप अपनी खुद की फैमिली अपने पास अपनी खुद की फैमिली में भी देखेंगे तो भी आपको क्या है, आपके जो पेरेंट्स हैं, जब वो आपको कुछ काम करने के लिए देते हैं तो दे कंट्रोल, मतलब वो आप चेक करते रहते हैं आपको टाइम टू टाइम कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं. तो कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी प्लेस. ओके, सो इट इज अ परवेसिव फंक्शन. And it is a primary function of manager also, because all the level of management, whether it is top management, middle management या फिर lower level management, at every level of management, manager has to control the activities of the subordinate which are performed in the organization. Clear है? तो इसके रिक्वायरमेंट जो है वो सब जगह होती है, हर लेवल पर होती है. ओके, और मेन जो इसका फोकस होता है वो होता है रिजल्ट्स पर. तो है क्या कंट्रोलिंग? तो कंट्रोलिंग जो है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स. हम क्या करते हैं यहाँ पर? कंट्रोलिंग में हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से. व्हाई? टू फाइंड आउट द डेविएशंस, ताकि हमें डेविएशंस का पता चल सके, और हम वी कैन thereafter we can fix that deviation. हम उसे क्या कर सके? हम उसे करेक्ट कर सके, हम उस डेविएशन को फिक्स कर सके. तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट इज, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड. अब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड क्या है? तो देखिए क्या होता है कि हम अपनी हर एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, यानी कि टारगेट डिसाइड करते हैं. क्लियर है? और फिर हम अपनी एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं जो हमने अचीव किया, यानी जो एक्चुअल रिजल्ट हमारे सामने आए हैं वो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगस्त में
मैंने अपना सेल टारगेट जो रखा वो रखा है 1 लाख यूनिट्स। ओके, लेकिन जो एक्चुअल सेल हुई वो हुई है 70,000 यूनिट्स। क्लियर है? तो ये तो है आपका स्टैंडर्ड। ओके, और इसका ये है आपका एक्चुअल सेल, आपका रिजल्ट। तो यहां पर मैं इस एक्चुअल सेल का कंपैरिजन करूंगी अपनी टारगेट सेल से। क्या फाइंड आउट करने के लिए? मैं फाइंड आउट करूंगी डेविएशन, जिसे आप कह सकते हो डिफरेंस, कि मेरा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कितना वेरी करता है। क्लियर है? तो यहां पर आपने सेल्स टारगेट डिसाइड किया था 1 लाख यूनिट का, लेकिन आपकी हुई है 30,000 यूनिट से, तो आपका डेविएशन जो है वो है 30,000 यूनिट्स का। क्लियर है? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट द डेविएशन। ओके, अब ये डेविएशन होते हैं, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। देयर कैन बी 2 types of deviations. One can be positive और another can be negative deviation. अब पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है? तो देखिए, when your actual performance is more than your standard performance, your standards, ठीक है? तो इट इज नॉन एज पॉजिटिव डेविएशन। जब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा आता है तो इसे हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। लाइक अगर मेरी सेल 1 लाख यूनिट्स मैंने जो डिसाइड की थी और अगर मेरा एक्चुअल सेल 1,10,000 आता है तो ये क्या होगा? ये मेरे लिए पॉजिटिव डेविएशन होगा। लेकिन अगर actual performance is less than the targets or you can say standards, तो फिर इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशंस। क्लियर है? तो there are 2 types of deviations, positive deviations and negative deviations. If actual performance is greater than your standard performance, this is known as positive. But if your actual performance is less than your standard performance, तो फिर ये क्या होगा? ये होगा आपके लिए नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? अभी जो नेगेटिव डेविएशन आपके सामने आया है, तो मैंने क्या किया? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से पहले स्टैंडर्ड सेट किए। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, टारगेट सेट करने पड़ते हैं, उसके बाद में फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस टारगेट से मैंने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद मुझे पता चलता है कितने डेविएशंस आ रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेविएशन पता कर लिया, बस इतना ही काफी, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फिक्स दैट डेविएशन, यानी आपको क्या करना है? आपको पता करना है कि इस डेविएशन का एक्चुअल रीजन क्या है और उस रीजन को क्या करना है? उस रीजन को आपको रिमूव करना है। क्लियर है? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टू फाइंड आउट डेविएशंस and thereafter corrective actions are taken to fix such deviation. इस डेविएशन के रीजन को रिमूव करना आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर मेरी सेल है 1 लाख यूनिट, एक्चुअल सेल हुई मेरी कितनी? 70,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर मेरे पर डेविएशन आया 30,000 यूनिट्स का। मैंने जब एनालाइज किया तो पता चलता है कि यहाँ पर जो ये डेविएशन है इसका रीजन ये हुआ कि मैंने लेस एक्सपेंडिचर किए थे ऑन एडवर्टाइजमेंट पे। ओके, मैंने क्या किया? मैंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो कम ऐड किया, तो एडवर्टाइजमेंट की वजह से मेरी जो सेल है वो अफेक्टेड हुई। तो अब मैं क्या करूंगी? मैं अपना एक्सपेंडिचर जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे इंक्रीज कर दूंगी, सो दैट इन फ्यूचर मुझे ये डेविएशन नहीं देखना पड़े। क्लियर है? तो यही है हमारा कंट्रोलिंग, विच इज सेज दैट
We compare the actual performance with the standard performance, okay, and we find out the deviation and take corrective measures to remove or to fix such deviations. Clear है? ये हमारा controlling का meaning है. Okay. Now after understanding the concept of controlling, we will understand the process of controlling. अब हम इसका प्रोसेस समझेंगे. तो प्रोसेस में आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है. हम लोगों को स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, फिर हमें एक्चुअल में परफॉर्मेंस मेजर करना पड़ता है, फिर कंपेयर करना पड़ता है, फिर डेविएशंस लेने पड़ते हैं और फिर उनको क्या करना पड़ता है, उनके लिए करेक्टिव मेजरमेंट लेने पड़ते हैं. ओके. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग आवर फर्स्ट स्टेप. कंट्रोलिंग प्रोसेस. तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेटिंग स्टैंडर्ड्स. यस, सेटिंग स्टैंडर्ड्स. ओके. तो मेरा फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड सेट करना. क्लियर है? आपको क्या करना है, आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं अगेंस्ट विच योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी कंपेयर्ड. जिसके अगेंस्ट आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करनी. जैसा अभी मैंने आपको बताया, मैंने अपने जुलाई के अंदर अपने टारगेट सेट किए कि मेरा जो टारगेट अगस्त में अंदर मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 1 लाख की सेल करनी है. तो ये मेरा टारगेट था, ये मेरा स्टैंडर्ड था. ओके. पहले मैं स्टैंडर्ड सेट करती हूँ, उसके बाद जब मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस होती हूँ तो फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन जो है वो उससे हम रहता है. ऐसे आप प्रोडक्शन के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो है विद इन दिस मंथ वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स. अब आपने 50,000 यूनिट्स का टारगेट सेट कर दिया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी होती है वो बात की बात है. क्लियर है? तो आपने क्या किया, आपने टारगेट सेट कर दिया है कि हमें इतना काम करके दिखाना है. एक्चुअल में वर्क कितना होता है और फिर उसकी वजह से कितने डेविएशंस आते हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में सीखते हैं. तो पहला जो है वो है मेरा है सेटिंग टारगेट. सेटिंग टारगेट्स का मतलब, सेटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब, स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट्स. टारगेट्स against which actual performance is compared. ओके. तो आपने क्या किया है, आपने अपने टारगेट सेट कर दिए हैं और उस टारगेट के अगेंस्ट आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है. अभी जो टारगेट्स होते हैं ये टारगेट्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं. फर्स्ट हो सकता है आपका क्वांटिटेटिव और सेकंड हो सकता है आपका क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड. क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि आप अपने स्टैंडर्ड क्या कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में दे रहे हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें सेल करनी है 1 लाख की, या हमें प्रोडक्शन करना है 50,000 यूनिट्स का. तो ये आपके क्वांटिटेटिव टारगेट्स है. क्वांटिटेटिव टारगेट्स डिसाइड करना बहुत ही इजी होता है. लेकिन दूसरा होता है क्वालिटेटिव टारगेट्स. अभी क्वालिटेटिव टारगेट्स क्या है, देखिए क्वालिटेटिव टारगेट्स का मतलब है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं अपने क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, या एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन हो गया, या गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गई. ये सब क्या है, दीज आर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच यू कैन मेजर योर परफॉर्मेंस, यू कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस. अब इसके थ्रू हम कैसे करेंगे, तो एक्चुअली में ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए अगर आपको बताऊं तो जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो अगर आप ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन डील करते हो तो आप देखोगे कि वहां पर रेटिंग ली जाती है. क्लियर है? तो ये क्या है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का ही तरीका है कि कितनी रेटिंग आ रही है. अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी रेटिंग डिसाइड कर ली कि मेरी जो रेटिंग आनी चाहिए वो मैंने टारगेट सेट किया है 3.9 का. अब मेरी जो रेटिंग आ रही है वो आ रही है 3.5.
ओके तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर कंपेरिजन करके अपना डेरिवेशन डिसाइड कर सकती हूँ। या फिर मैं कई बार अपने राइवल्स, मेरी राइवल कंपनी जो है उसको भी हम एज अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड ले सकते हैं। जैसे मेरे राइवल कंपनी की जो रेटिंग आ रही है वो आ रही है 4, क्लियर है। तो ये 4 जो है ये मेरे लिए टारगेट हो सकती है, मेरे लिए स्टैंडर्ड हो सकती है कि मुझे भी जो है अपनी रेटिंग जो है वो 4 तक तो या इससे ज्यादा लेकर आनी है। तो ये है आपका क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड पे जहां पर हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं यूनिट्स के अंदर, लेकिन जो हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं वहां यूनिट्स तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हम एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं अगेंस्ट विच वी कैन मेजर, वी कैन कंपेयर आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्लियर है। तो ये हो गया क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। ओके अब आपको जब स्टैंडर्ड आप डिसाइड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि स्टैंडर्ड जो होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों नहीं चाहिए? सो दैट अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशन, चेंज एनवायरमेंट या जो भी चेंजेस आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट पे आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग एनवायरमेंट वी कैन मॉडिफाई आवर टारगेट्स। क्लियर है। वी कैन मॉडिफाई आवर स्टैंडर्ड्स। ओके तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेप इन विच वी decided, we set our standards, our targets against which our actual performance can be compared. पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कितना अचीव करना है। ओके नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि अब जो है हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, अब हमने कितना एक्चुअल में वर्क किया है या कितना हमने रिसीव किया है या हमने कितने टारगेट अचीव कर रहे हैं। तो जो सेकंड आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? व्हेन यू हैव सेट द टारगेट्स, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर, मतलब you are going to measure the actual work done by your employees in the organization. Clear है? तो you can measure the actual performance by measuring the actual work done by your employees. आपके एम्प्लॉयज ने कितना काम किया है उसका मेजरमेंट करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो कितना आ रहा है। क्लियर है। अभी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब आप मेजर करते हो तो ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजर करते वक्त आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट पर आपको ध्यान देना है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे भी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे भी। व्हाई? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, व्हाट हैपेंस कि जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो तो अचीव कर ले जाते हैं, बट बाय इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या कर रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट तो हम कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन हमने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने सेल्स का टारगेट रखा था कि हमें इतनी सेल्स करनी है, तो सेल्स तो इंक्रीज हो गई है, लेकिन मैंने देखा कि सेल्स रिटर्न भी इंक्रीज हो रही है। सेल्स रिटर्न होने का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, योर प्रोडक्ट इज लो क्वालिटी, ठीक है, वो आपका प्रोडक्ट लो क्वालिटी का है। तो यहाँ पर आपने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, तो जो क्वांटिटेटिव टारगेट था वो तो अचीव कर लिया, बट जो क्वालिटेटिव था वो आपका साइड में रह गया, इग्नोर हो गया। क्लियर है। अब जो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो कैसे किया जा सकता है, वो आप दो तरीके से कर सकते, आप कई तरीकों से कर सकते हैं, सॉरी, लाइक आपको पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप सैंपल चेकिंग कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट ले सकते हैं। इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम। बस ध्यान रखना है कि यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोथ। क्लियर है। बाय मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। क्लियर है। अब जब हमने मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कर लिया है, और यहाँ पे बहुत सारे तरीके भी हमारे पास में हैं, हम पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, या हम फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मुझे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन मेजर द परफॉर्मेंस बाय चेकिंग द सॉल्वेंसी रेशियो, ओके, लिक्विड रेशियो। हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उनका परफॉर्मेंस जो है मेजर कर सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजर करते वक्त एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है वो टास्क कंप्लीट होने के बाद ही किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। टास्क कंप्लीट होने तक का वेट नहीं करना है आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए।
आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो टाइम टू टाइम करते जाइए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से करते जाइए, ताकि आप टाइमली ही उसकी डेविएशन पता करके करेक्टिव एक्शन ले सके। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। थर्ड है, अब हमें क्या करना है, अब हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिए, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट भी कर लिया, अब हमें इसका कंपैरिजन करना है। तो कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड्स। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है कि आपको अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से क्या करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट यू सेट योर स्टैंडर्ड, सेकंड यू मेजर योर परफॉर्मेंस, नाउ यू आर गोइंग टू कंपेयर दैट मेजरिंग परफॉर्मेंस विथ योर सेट स्टैंडर्ड्स। ओके, हम अपने परफॉर्मेंस का अपने स्टैंडर्ड के साथ में कंपेरिजन करने जा रहे हैं। तो व्हेन यू कंपेयर योर स्टैंडर्ड, योर परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दिस स्टैंडर्ड्स, यू विल फाइंड आउट कि या तो आपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं या फिर आपने अचीव नहीं किए हैं। मान लीजिए देयर इज अ परफेक्ट मैच बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब देयर इज नो डेविएशन। आपका जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है दैट वो कंप्लीट रहता है, वहीं कंप्लीट हो गया आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। लेकिन अगर आपके यहाँ डेविएशंस आ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अभी आपको और प्रोसेस करना बाकी है। क्लियर है? आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मैच कर गए तब तो हमें कंट्रोलिंग प्रोसेस आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस वहीं एंड हो जाता है। लेकिन अगर डेविएशंस आ रहे हैं तो ये डेविएशंस के लिए हमें आगे और फर्दर स्टेप प्रोसेसिंग करनी होगी। क्लियर है? अब यहाँ पर जो डेविएशंस आएंगे वो डेविएशंस जो हैं हमें क्या करना है, हमें उनका एक देखना है, हमें वो डेविएशंस की वो डेविएशन किस नेचर के हैं, वो माइनर नेचर के हैं या मोर देन माइनर है। माइनर नेचर के मतलब है कि अगर छोटा मोटा डेविएशन है तो इट कैन बी इग्नोर्ड, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनर से ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में अगर डेविएशंस आ रहे हैं, ज्यादा डेविएशंस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दे नीड टू बी करेक्टेड, इमीडिएटली करेक्टेड। क्लियर है? हमें इमीडिएटली उनको क्या करना होगा, हमें करेक्ट करना होगा। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप। नाउ आई एम टेकिंग माय फोर्थ स्टेप। अभी फोर्थ स्टेप मेरे पास क्यों आया, क्योंकि मेरे क्या आ गया है, मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में मेरे डिफरेंस आ रहा है, डेविएशंस आ रहे हैं, दे विच नीड टू बी करेक्टेड। तो फोर्थ है एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन क्या है? देखिए, कभी भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसमें कुछ डेविएशंस जो होते हैं वो तो एक्सपेक्टेड होते हैं। क्लियर है? यानी हम मान के चलते हैं कि हाँ इतना छोटा मोटा फर्क तो आने वाला ही है, तो दे कैन बी इग्नोर। तो कितना हमें इग्नोर करना है, किसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू एस्टैब्लिश अ एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। हमें क्या करना पड़ेगा? we have to establish a acceptable range of deviation. क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे डेविएशन जो हैं वो हमें अपने टॉप मैनेजमेंट के नोटिस में लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओनली द केसेस विच आर बियॉन्ड दिस एक्सेप्टेबल रेंज, दे ओनली should be brought in the knowledge of the top management. समझ में आया? ऐसे डेविएशन जो इस रेंज से नीचे हैं, जो इस रेंज में एक्सेप्टेबल हैं, वो तो हमें क्या कर देने हैं, वो तो हम इग्नोर कर सकते हैं या अपने लेवल पर हैंडल कर सकते हैं, उन्हें हम टॉप लेवल मैनेजमेंट तक ले जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसे डेविएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज को लेकर है और इस रेंज के बाहर है, बियॉन्ड द रेंज है, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट की नॉलेज में लाना जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वी आर डिवाइडिंग द डेविएशन इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट विच नीड टू be attended immediately, okay, and second which are minor,
और यू कैन से इनसिग्निफिकेंट डेविएशन विच कैन बी इग्नोर्ड। ऐसे डेविएशन जिन्हें तुरंत हमें जिनके लिए तुरंत हमें एक्शन लेना जरूरी है, और कुछ ऐसे डेविएशन है जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों कैटेगरी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इसके दो वेज हैं। फर्स्ट आई एम टेकिंग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसे हम की रिजल्ट एरियाज भी बोलते हैं। ठीक है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इसका मतलब क्या है? यू शुड कीप फोकसिंग ऑन द की रिजल्ट एरियाज, एंड इफ देयर इज एनी डिविजन इन दीज एरिया दे शुड बी अटेंडेड इमीडिएटली। ठीक है? आपको क्या करना है? आपको हमेशा अपने की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करके रखना है, और अगर वहां पर कोई भी डिविजन आता है तो आपको इमीडिएटली जो है करेक्टिव एक्शन ले लेने चाहिए। वाई? बिकॉज दीज एरियाज हैव इम्पैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लाइक मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंक्रीज हो रहा है 5 रुपीज पर यूनिट से। ठीक है? मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज पर यूनिट से इंक्रीज हो गया है, और दूसरी तरफ मेरे जो पोस्टल चार्जेस हैं वो भी 20 रुपीज से इंक्रीज हो गए हैं। तो एक तरफ तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ पोस्टल चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में जो इंक्रीज आ रहा है वो 5 रुपीज पर यूनिट आ रहा है, लेकिन जो पोस्टल चार्जेस है वो 20 रुपीज से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है? कौन सा एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्शन कॉस्ट वाला एरिया या पोस्टल चार्जेस वाला एरिया? तो वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट, वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट एरिया। ठीक है? we have to find the reason for the increasing of cost of production, because it has impact on your profits and your future earnings. क्लियर है? अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट जो है और आपकी जो फ्यूचर अर्निंग्स है वो भी इससे अफेक्टेड होंगी। समझ में आया? लेकिन जो पोस्टल चार्जेस हैं, वो पोस्टल चार्जेस है वो रेयरली ऑकर होते हैं ना, रेयरली हम इनकर करते हैं, कभी कभी खरीदते हैं हम पोस्टल चार्जेस, कभी कभी होते हैं हमारे। और दूसरी तरफ यू हैव नो कंट्रोल ओवर दीज कॉस्ट, आप उसे कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो। समझ में आया? यू कैन कंट्रोल योर प्रोडक्शन कॉस्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल योर पोस्टल चार्जेस। समझ में आया? तो पोस्टल चार्जेस है वो कभी कभी होने वाली चीज है, उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, उसमें 20 रुपए बढ़ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट से बढ़ रही है तो इट इज अ की रिजल्ट एरिया, आपकी फ्यूचर अर्निंग, आपके प्रॉफिट सब इससे अफेक्टेड होंगे। ऐसा समझ में? तो आपको कहा गया आपको किस पर पहले फोकस करना होगा, किसका रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना होगा? आपको अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के इंक्रीज होने का रिजल्ट फाइंड आउट करना होगा और उसे इमीडिएटली रिमूव भी करना होगा। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। सेकंड जो आता है वो आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है? तो देखिए, मुझे क्या करना होता है, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी मैनेजर की बात करूं हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, तो विच रिजल्ट कंट्रोलिंग नथिंग। अगर कोई भी मैनेजर सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा एक्चुअली में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ओनली the area which are important, which are key result, जो आपके की रिजल्ट डेविएशंस हैं, only those deviation should be handled by the managers। समझ में? टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जो इम्पोर्टेंट या जो डिविएशन बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज है, केवल उन्हीं पर अपना काम करना, उन्हीं पर फोकस करना चाहिए। ओके? एंड द माइनर डेविएशन है दे शुड बी इग्नोर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? यानी ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम और एनर्जी इन द फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ माइनर डेविएशंस, rather than he should concentrate, you should focus on the important, on the जो आपके मेन की एरिया से रिलेटेड आपके डेविएशंस है उसको उनको उस पर फोकस करना चाहिए। ओके? इसको भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 2 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। ओके? अभी 2 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, इट कैन बी इग्नोर, इतना तो एक्सेप्टेबल है कि 2 रुपए बढ़ जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर 2 रुपए से ज्यादा बढ़ रहा है
तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भैया ये प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने का रीजन क्या है। उस रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा और आइडेंटिफाई करने के बाद में मुझे टॉप लेवल को उसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, सो दैट टाइमली जो है करेक्टिव एक्शंस लिए जा सके। आगे समझ में। लेकिन अगर लेस देन 2 रुपीज की बात करें तो इसे सुपरवाइजर लेवल पे भी हैंडल किया जा सकता है, या फिर अगर ये इग्नोर कर किया जा सकता है तो उसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। क्लियर है। अभी डेविएशंस आने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक फॉल्टी मशीनरी आ गया, या फिर आपका जो स्टाफ है वो इनएफिशिएंट या इनकॉम्पिटेंट है, ओके, या फिर आपके पास मान लीजिए आपको शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो गया है आपको। क्लियर है। तो ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो व्हाट इज द नीड इज टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रीजन ऑफ द डेविएशन। क्लियर है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपने टारगेट्स डिसाइड किए। उन टारगेट्स के बेसिस पे फिर हमने उस टारगेट्स को डिसाइड करने के बाद में जब अपना परफॉर्मेंस किया तो उस परफॉर्मेंस का हमने मेजरमेंट किया। देन उन मेजरमेंट का, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस का हमने क्या किया, टारगेट्स के साथ कंपेरिजन किया और कंपेयर करके पता किया कि वहां पर किसी का कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो डेविएशन एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो हम उन्हें इग्नोर कर सकते हैं, हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि वो बियॉन्ड द रेंज ऑफ है, तो फिर हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमने नेक्स्ट स्टेप लिया, एनालाइजिंग द डेविएशंस। जहां पर हमने अपने डेविएशंस के लिए पहले एक एक्सेप्टेबल रेंज डिसाइड की। अगर उस रेंज के अंदर डेविएशन आ रहे हैं तो दे कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है। बट अगर वो बियॉन्ड द रेंज आ रहे हैं तो वी शुड टेक द इमीडिएट करेक्टिव मेजरमेंट। ओके, उनको जरूरत है तुरंत हमें उन पर फोकस करने की, उनको चेक करने की। अब यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल रेंज है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और सेकंड जो है जो माइनर है, इग्नोर किए जा सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट मैनर के हैं। ओके, तो यहाँ पर जो इग्नोर नहीं किए जा सकते हैं उनके लिए हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल टेक्निक यूज में की, जिसका मतलब है कि ऐसे डेविएशन को तुरंत इमीडिएटली हमें क्या करना है, हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है। दूसरी तरफ जो लेस इम्पोर्टेंट है उन्हें हमने क्या किया कि ऐसे तो जो बाइनर नेचर के हैं उन्हें या तो हम इग्नोर कर दें या फिर हम अपने ही लेवल पर उन्हें हैंडल करें। हमें उन्हें टॉप लेवल तक ले जाने की जरूरत नहीं है। टॉप लेवल तक केवल वही ले जाने चाहिए जो बहुत ही एक्सट्रीम नेचर के हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा 2 टेक्निक्स, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है जो आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है कि यू हैव फाइंड आउट या डिविएशंस। अब वो डिविएशन जो है उनमें से कुछ तो एक्सेप्टेबल है और कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट एरियाज को बिलोंग करते हैं। तो जो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर आ रहे हैं उनके लिए तो आपको कोई करेक्टिव मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई करेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एरिया को लेकर डिविएशन है उन डिविएशन को दे नीड टू बी करेक्टेड इमीडिएटली। क्लियर है। तो हमें उनको तुरंत दूर कर देना चाहिए। ओके, अगर आपने डिविजन फाइंड आउट तो कर लिया लेकिन आप उन डिविजन्स को दूर नहीं कर रहे हो विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर ऐसे में आपके पूरे प्रोसीजर का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे डिविजन्स जो आपके इंपॉर्टेंट एरिया को बिलोंग करते हैं, विच हैव ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम इमीडिएटली क्या कर दें, हम उन्हें करेक्ट कर दें। ओके, अब ये करेक्शन कई तरीके से कर सकता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्शन है, जो आपने प्रोडक्शन डिसाइड किया था, टारगेट डिसाइड किया था, वो प्रोडक्शन टारगेट आपका अचीव नहीं हो पा रहा है, स्लो चल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपको आपका जो स्टाफ है उसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, तो आप यू कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज। या फिर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट बहुत स्लो चल रहा है, रीजन आपने फाइंड आउट किया तो पता चलता है कि स्टाफ की कमी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, और स्टाफ अपॉइंट कर सकते हो या फिर आप उनसे ओवर टाइम करवा सकते हो। क्लियर है। पर कुछ डिविजन ऐसे होते हैं जो क्या है कि मैनेजर एक्शन लेने के बाद में भी दे कैन नॉट बी रिमूव्ड और दे कैन नॉट बी करेक्टेड। तो ऐसे डिविजन का मतलब होता है कि आपको क्या जरूरत है, द नीड इज टू रिवाइज योर टारगेट्स, योर स्टैंडर्ड। इसका मतलब आपको अपने स्टैंडर्ड ही क्या करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। फर्स्ट था हमारा सेटिंग टारगेट, सेटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड था मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड था कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द
targets, fourth analyzing the deviations, and last is taking corrective action. Okay, तो ये था हमारा कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब सीधी सी इतनी बात है कि आपने जो प्लान किया है आप उस प्लान के अकॉर्डिंग अपने एक्शन कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, और आपने जो प्लान में एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे आपके, आप वो रिजल्ट अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस सब का पता लगाना और कितने से डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस को कैसे दूर करना है, ये सब कंट्रोलिंग प्रोसेस है. It means set the targets against your performance so that the actual performance can be measured with the targets, to find out the deviations and to take corrective measurement to fix that deviation. Fix का मतलब है कि वो deviation जो है वो फ्यूचर में दोबारा ना हो, उसको हम, उसकी कंटिन्यूटी को हम रोक सकें. क्लियर है? तो ये था हमारा कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस. आपके इस चैप्टर में सिर्फ यही दो चीजें इंक्लूडेड हैं, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस, रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस, कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज आर नॉट इन योर सिलेबस. क्लियर है? ये आपके सिलेबस से डिलीटेड कर दिए गए हैं. तो फॉर दिस चैप्टर यू आर टू प्रिपेयर ओनली कॉन्सेप्ट एंड द concept of controlling and the controlling process. Thank you so much.